हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है। तो देखिए, लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो देख लीजिए, लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल होता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर क्या है, इस पर आवेश लग रहा है। तो इस आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या बोलेंगे, इस पर लगने वाले बल को बोलेंगे लॉरेंज बल। तो देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल कहते हैं। अब देख लीजिए, यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा। तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, F बराबर QVB साइन थीटा। यहाँ पे F क्या है, F है हमारा लॉरेंज बल, Q क्या है, आवेश है, V वेग है और B क्या है, B है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब लिखा था थीटा कोण पर गति करे, तो यानी कि साइन थीटा। तो देख लीजिए, हमारे लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा। और देख लीजिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन अति लघु या शॉर्ट में ही पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल का सूत्र क्या होगा। तो आपको लॉरेंज बल का सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए कि F बराबर QVB साइन थीटा। तो एक बार और देख लेते हैं, लॉरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश तथा V वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देख लीजिए, एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2015, 17, 18, 23 और 24 में आया और 2024 में आने के, 25 में आने के इसके पूरे चांसेस है। तो देख लीजिए, एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है। तो देख लीजिए, किसी बंद वृत्त के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रेशन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है। यानी कि लाइन इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये वेक्टर B इंटू DL बराबर म्यू 0 I, जहाँ म्यू 0 क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। जहाँ हमारा म्यू 0 क्या है, म्यू 0 हमारा निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो देख लीजिए, एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पेयर का परिपथीय नियम है, किसी बंद वृत्त के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता द्वारा रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है। यानी कि लाइन इंटीग्रेशन बराबर वेक्टर B इंटू DL वेक्टर बराबर म्यू 0 I, जहाँ म्यू 0 क्या है, म्यू 0 है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। फ्रेंड्स, और एक बात और, आपको क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है। आप बस 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि रटा हुआ एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही ईजी वे में लिखा हुआ है ये सभी नियम, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा और 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमारा एम्पेयर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला क्या था, लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू DL वेक्टर बराबर म्यू 0 I, जहाँ म्यू 0 क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब देख लीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे, प्रकाश के विवर्तन से आपके समझते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए, प्रकाश के विवर्तन से आपके समझते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरणों के इस प्रकार के मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। तो देख लीजिए, प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश का विवर्तन है जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री, जब हमारी प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ेगी तो वे झिर्री क्या या अवरोध क्या हो जाती है, किनारों पर से आंशिक रूप से, यानी कि आंशिक मतलब हल्के रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस प्रकार के मुड़ने को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। फिर से देख लीजिए, प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और इस प्रकार के मुड़ने को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्रुवण से कोण से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछा गया है।
तो देख लीजिए ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। तो एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, तो वह ध्रुवण कोण कहलाता है। तो देख लीजिए ध्रुवण कोण क्या होता है। ध्रुवण कोण होता है एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश क्या हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम ध्रुवण कोण बोलेंगे। जब एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाता है, तो उसे हम ध्रुवण कोण कहेंगे। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश के ध्रुवण तरंगों की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो देखिए ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार तो एमसीक्यू में पूछा गया और बहुत बार ही आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया। तो देख लीजिए प्रकाश का ध्रुवण तरंगों की किस प्रकृति में की पुष्टि करता है। तो प्रकाश का ध्रुवण तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति अच्छे से याद रखना, अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ओम का नियम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि ओम का नियम बताओ। ऐसा कोई भी एग्जाम पेपर होगा नहीं जिसमें ओम का नियम से क्वेश्चन आया हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो 10th वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12th वालों के लिए भी। अब देख लीजिए ओम का नियम क्या बोलता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I के। फिर से देख लीजिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I के। तो V बराबर I R। R क्या यहाँ पे, R है प्रतिरोध। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें R निकाल, तो R बराबर V अपॉन I। यहाँ पे हमने सोचा है एक क्या है, एक कोई चालक है और इसका नाम क्या रख दिया, ये भी, और इसमें क्या है, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका नाम हमने रख दिया I। तो देख लीजिए और इस पर विभवांतर क्या लग रहा है, V लग रहा है। तो फिर से देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I के। अब देख लीजिए जहां R क्या है, चालक का प्रतिरोध है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। हमारा ओम के नियम का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी कि R बराबर V अपॉन I। कई बार फ्रेंड्स आपसे इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है कि ओम का मात्रक क्या होता है, तो आप इससे फॉर्मूले से जरूर निकाल सकते हैं। R बराबर V अपॉन I। V क्या है, वोल्ट है, और I क्या है, एम्पेयर है, तो इसको हम बोलेंगे वोल्ट प्रति एम्पेयर, या हम इसको ओम भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये बहुत हार्ड नहीं है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा बायो-सावर्ट का नियम। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में ज़रूर पूछ लिया जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम पेपर नहीं है जिसमें बायो-सावर्ट के नियम से क्वेश्चन आया हो। तो देख लीजिए बायो-सावर्ट का नियम हम लिखते हैं। तो किसी धारावाही चालक AB के एक अल्पांश डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो हम क्या मानेंगे, हम इसमें मान लेंगे कोई चालक तार है, हमने AB क्या कर लिया, हमने AB कोई चालक तार मान लिया, ये क्या है, हमारा चालक तार है। अब इसमें क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, I यहाँ प्रवाहित हो रही है, हमने ये मान लिया। अब दूसरी बात हमने मानी कि यहाँ पे हमने कोई स्थान ले लिया, अल्पांश, एक अल्पांश हमने स्थान ले लिया और हम इसको नाम रखेंगे डेल्टा L। अब इस अल्पांश से कोई बिंदु P पर कोई बिंदु हमने यहाँ पे P मान लिया, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और देख लीजिए इस अल्पांश से P के बीच की दूरी क्या होगी, R होगी, और देख लीजिए इसके बीच में कोण क्या बनेगा, इसके बीच में कोण बनेगा थीटा। फिर से देख लीजिए यहाँ पे हमने एक चालक तार ले लिया जिसका नाम हमने रखा AB, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक अल्पांश ले लिया डेल्टा L। अब इस डेल्टा L से P बिंदु पर कोई हमने P बिंदु ले लिया। अब इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B ज्ञात करना है हमें, तो इसके बीच कोण क्या होगा, थीटा होगा, और इनकी दूरी क्या होगी, R होगी। तो यही हम लिखते हैं कि किसी धारावाही चालक AB के अल्पांश डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहला में चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा B I के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और देख लीजिए, और देखते हैं हम और क्या बात है, और देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा B अनुक्रमानुपाती है L के। अब देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जया के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा B अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के।
तो देख लीजिए इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी के कल्पांश से दूरी आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेल्टा बी एल के अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, और हमारा आई के यानी कि धारा के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन क्या है, सिर्फ आर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी के अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से समीकरण 1, 2, 3 में 4 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे नियतांक है, जब हम इस नियतांक को खोलेंगे तो हो जाएगा डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई इंटू एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यही हमारा बायो-सावर्ट का नियम है। और फ्रेंड्स कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ ले जाता है बायो-सावर्ट के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई इंटू एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे हमारी वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।